साउथ अफ्रीका का नेटवर्क कौन फाल कर रहा है? एक बहुत बड़ा कत्ल होने वाला है। इमरान यास खान के साथ हुआ क्या, पूरा वाकया आपको बताता हूं। एमक्यूएम को उम्मीदें हैं बिलावल से, चरणों में बैठे हैं। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत अहम खबरें दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले ये दरख्वास्त कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साउथ अफ्रीका का नेटवर्क काम करने वाला है और साउथ अफ्रीका का नेटवर्क एक पीटीआई के बहुत बड़े रहनुमा को कत्ल करने वाला है। ये पीटीआई के बहुत बड़े रहनुमा को कत्ल कौन सा साउथ अफ्रीका का नेटवर्क करने वाला है? ये साउथ अफ्रीका के नेटवर्क से हमेशा लोगों को इस बात का ख्याल आता है कि कहीं पर एक बार फिर एमक्यूएम का साउथ अफ्रीका का नेटवर्क तो नहीं सरगर्म हो गया। लेकिन आखिर साउथ अफ्रीका में टारगेट किलिंग का कौन सा नेटवर्क कैसे मौजूद है? आइए सबसे पहले मैं आपको यह खबर देता हूं और उसके बाद फिर इमरान यास खान की आपको डिटेल दूंगा, फिर दीगर बड़ी खबरें देंगे। यह है बात, बड़े अहम रहनुमा हैं आजकल तहरीक इंसाफ के, आप पोस्टर बॉय कह सकते हैं, हर जगह आपको नजर आते हैं, काफी नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। और पिछले दिनों इन्होंने जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों पर जुमलेबाजी की थी, वहीं पर उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान को सीधी सीधी धमकी भी दी थी कि जनाब ये कराची नहीं है, ये इस्लामाबाद है। तो वहां से शेर अफजल मरवत का नाम सामने आता है। शेर अफजल मरवत के इस वक्त झगड़े तमाम सियासी जमातों से जारी है, लेकिन आज शेर अफजल मरवत ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और वो बहुत बड़ा दावे के साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। अब ये कत्ल करने का मंसूबा किस तरीके से बना गया है? शेर अफजल मरवत के पास जो रिपोर्ट है वो उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा है कि जनाबे वाला मुझे कत्ल इस तरीके से किया जाएगा कि कहीं पर भी किसी भी जगह मुझे शूटर कत्ल कर देंगे और शूटर को यानी कि मारने वालों को तकरीबन $1 लाख दिया गया है। $1 लाख का मतलब तकरीबन 3 करोड़ रुपए दिए गए शेर अफजल मरवत को हटाने के लिए। अमूमी तौर पर शेर अफजल मरवत ऐसी बातें कह देते हैं या इस तरह की बातें कर देते हैं कि जो मीडिया में हाई रेटिंग के लिए दरकार होती है, लेकिन इस बार इन्होंने बराह रास्त इल्जाम आयद करते हुए कहा है। अब ये तमाम शवाहिद वो क्या पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाले इदारों को देंगे? अब कहानी यहां पर यह है कि उन्होंने ये जरूर कहा है कि $1 लाख शूटर को दिए गए। उन्होंने कहा कि दर हकीकत इस पेमेंट का सिलसिला हुआ है दुबई से, यानी कि दुबई से ये पेमेंट की जाएगी। और लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात के रहनुमा ने बाकायदा पहले हायर करने की कोशिश की शूटर्स को साउथ अफ्रीका से। मैं फिर कह रहा हूं, साउथ अफ्रीका का नाम जब कभी भी आता है तो हमारे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही ड्रामाई सूरत हाल है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका के हवाले से जो नाम लिया गया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ लिया गया है। अब इल्म में होगा कि जब अरशद शरीफ का भी कत्ल कीनिया के अंदर हुआ था तो उसमें बड़े इल्जामात लगाए गए थे कि वहीं पर कोई साउथ अफ्रीका, कीनिया, कोई और नेटवर्क, क्या पता नहीं क्या क्या बातें कही गई थी। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के नेटवर्क के हवाले से उन्होंने कहा कि पहले साउथ अफ्रीका के में मौजूद पाकिस्तान में पाकिस्तानी टारगेट किलर से राब्ते किए गए और पाकिस्तानी टारगेट किलर से ये राब्ते करने के बाद ये राब्ते मुंतकिल हुए दुबई में और दुबई से ये बाकायदा ये कहा गया कि जनाब इस तरह का कोई कत्ल हो सकता है और इस तरह के कत्ल की तैयारियां हो सकती हैं। और इस हवाले से बाकायदा शवाहिद उन्होंने अभी तक नहीं दिए, लेकिन शेर अफजल मरवत ने ये खुद इल्जाम आयद किया है कि ये पूरा नेटवर्क इस तरीके से काम करेगा। तो जो पहली खबर है वो ये है, लेकिन अब आपके जहन में होगा कि शेर अफजल मरवत ऐसे भी तो नहीं है कि उन्होंने उस सियासी जमात का नाम न लिया हो। उन्होंने उस सियासी जमात का नाम लिया है और उन्होंने अपने शुकूक व शुबहात का इजहार किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा पर बराह रास्त। अब यकीनी तौर पर पिछले दिनों मरियम नवाज साहिबा पर एक जो तहरीक इंसाफ की खातून है उन्होंने भी एक कत्ल का इल्जाम आयद किया था, जिसके बाद मरियम
مریم نواز کی طرف سے خاص طور پر جو ان کی اس وقت پنجاب میں ترجمان اور وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا، اور ایف آئی اے سے رابطہ کرنے کے بعد باقاعدہ ان کی ایک شکایت درج کی گئی اور اس خاتون تحریک انصاف سے یہ شواہد مانگے گئے، ایف آئی اے نے اسے طلب کر لیا۔ اب شیر افضل مروت کے اس الزام پر دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات کہ کیا ان ٹارگٹ کلرز کی پوری ڈیٹیل ایف آئی اے کو خود شیر افضل مروت دیں گے کیونکہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کیا وہ مریم نواز کے حوالے سے شواہد بھی رکھیں گے، اور پھر اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ اس بڑے الزام کے عائد کیے جانے کے بعد باقاعدہ شیر افضل مروت پر کوئی جس طرح ایف آئی اے پر انہوں نے ابھی تحریک انصاف کی خاتون کے حوالے سے کیس دائر کیا، تو کیا ان پر بھی کیس دائر ہوگا؟ اب یقینی طور پر یہ بہت بڑا الزام ہے اور دونوں طرف سے اس کی کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ شیر افضل مروت سے بھی اس بارے میں بات ہونی چاہیے، اور اگر انہوں نے جس طرح مریم نواز صاحبہ پر الزام عائد کیا ہے تو مریم نواز صاحبہ کو بھی چاہیے کہ جناب وہ بھی عدالت جائیں اور اس بات کا ذرا سا وضاحتی مانگے ان سے، شیر افضل مروت صاحب سے، کہ جناب کیا واقعی میں وہ یہ پورے قتل کا منصوبہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ دوسری بڑی خبر کی طرف آتے ہیں، اور وہ خبر ہے خاص طور پر ایک کراچی کے حوالے سے خبر ہے، ایک بڑی، لیکن ایک پہلے اس سے پہلے ہم ایک خبر دے دیتے ہیں کہ امین الحق صاحب کی، جو کہ میرے خیال سے انکم کے رہنما ہیں شاید نا، امین الحق صاحب، ہاں انکم کے رہنما ہے، ہاں انکم کے رہنما ہے، کیونکہ آج کل وہ تعریفیں کسی اور کی کر رہے ہیں تو ہم ذرا سے شکوک و شبہات میں تھے کہ آج کل انکم نے بالکل ہی اپنا قبلہ چینج کر دیا۔ اچھا، انکم سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے، کبھی ان کے جو ہے وہ انکم پاکستان سے، کہ کبھی ان کے ظاہر حرف آخر ان کے لیے الطاف حسین صاحب ہوا کرتے تھے، پھر ان کے لیے حرف آخر کسی زمانے میں عمران خان صاحب ہو گئے، اور پھر ان کے لیے حرف آخر نواز شریف صاحب ہو گئے، اور آج کل ان کے لیے حرف آخر یا ریڈ لائنز، اچھا ہاں ورڈ وہ استعمال کرتے ہیں نا ہمارے لیے، ریڈ لائن لگتا ہے کہ آج کل زرداری صاحب ہو گئے۔ جو قصیدہ گوئیاں آج زرداری صاحب کے لیے کی گئی ہے، میں تو وہ الیکشن کے دن یاد کرتا رہ گیا کہ کس طریقے سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دہشت گرد کہتے تھے، کس طریقے سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق کہتے تھے کہ ہم آدھے گھنٹے کے اندر ختم کر دیں گے۔ آج صدر کا انتخاب کا عمل ابھی تک مکمل ہو چکا ہے اور آصف علی زرداری جیت چکے ہیں۔ اب تک کی جو میرے پاس اطلاعات موجود ہیں، تو زرداری صاحب جب جیت چکے ہیں تو زرداری صاحب کے جیتنے سے پہلے ہی جو قصیدہ گوئی شروع کی وہ ایم کیو ایم پاکستان یعنی امین الحق صاحب نے تو کہا کہ جناب والا زرداری صاحب نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو مضبوط کیا ہے، اور کچھ دن پہلے تک ان کے رہنما کیا کیا نہیں کہتے تھے، بلاول بھٹو زرداری کو، زرداری صاحب کو، عاصم کو، کیا نام ہے ڈاکٹر عاصم کو، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہتے تھے۔ یہ 30 دن کے اندر، 30 منٹ کے اندر جو لوگ پوری پارٹی کو لپیٹنے کا نعرہ لگا رہے تھے، وہ اب 30 منٹ کے اندر ہی قدموں میں گر کر وہ قصیدہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ مت سنیے۔ ہاں، خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہم سے وعدے کیے گئے۔ اچھا، یہ وعدے ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں ان کے، یہ وعدے پتہ نہیں کون سے والے وعدے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نہیں کیے گئے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، صرف باتیں ہیں اور وقت اور مفادات کا کھیل ہے۔ صحیح ہے، ایک اور آڈیو لیک بھی ہوئی ہے جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کی، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کو یہ کہا تھا کہ اس کا سولوشن ہے کہ عمران خان ہٹ جائے، اچھا اور -1 ہو جائے، اور عمران خان کی پارٹی سے کوئی آ کر وزیر اعظم بن جائے۔ اچھا، ایم کیو ایم کو ہمیشہ -1 بڑا اچھا لگتا ہے نا، خود انہوں نے -1 کا تجربہ بہت اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کو بھی مائنس کر دیں۔ اچھا، وہ کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے شاید رہنما کے ساتھ کیا ہے، الطاف حسین صاحب کو مائنس کر کے شاید انہوں نے جس طریقے سے کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف بھی بالکل اسی نقش قدم پہ چلتی اور مائنس کر دیتی۔ تو تحریک انصاف میں اور شاید ایم کیو ایم پاکستان میں بڑا فرق آ گیا ہے۔ پہلے ایم کیو ایم، اچھا وہ آڈیو لیک میں انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ جناب مائنس کر دیں عمران خان کو اور تحریک انصاف کا ہی کوئی وزیر اعظم بن جائے، تو شاید ان کو تحریک انصاف والوں کو میں تھوڑی سی عزت، غیرت، شرم کچھ باقی تھی، اس لیے شاید وہ انہوں نے ایم کیو ایم والا راستہ شاید نہیں اپنایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگر میں نہیں کرتا تو میرے 100 کے قریب کارکنان جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے۔ اچھا، بہرحال اگر، اور جو تحریک انصاف نے اس کے لیے قربانی دی، اور آج تحریک انصاف کو اس کے بدلے میں آپ دیکھیے کہ کیا کچھ نہیں ملا، ان کو دوبارہ سے وہ طاقت، سیاسی طاقت حاصل ہو گئی کہ جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ ان کے پاس سے چلی گئی تھی۔ اچھا خیر، یہ تو ایک ضمنی سی بات ہو گئی، لیکن ہم بات کرنا چاہ رہے تھے خاص طور پر عمران ریاض خان کے حوالے سے، تو اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ دوسرا بڑا اہم پہلو عمران ریاض خان کی رہائی ہے، اور بالآخر عمران ریاض خان کی ضمانت منظور ہو گئی۔
जब तक मैं प्रोग्राम ये कर रहा हूं अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। मुझे डाउट, मुझे शकूक किस लिए हैं, किस वजूहात की बुनियाद पर हैं, अल्लाह करे उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन मामला सारा बड़ा ही संजीदा नोयत का है। इमरान रियाज खान साहब और असद तूर पर यह इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने जजेस के खिलाफ कोई कंपेन की है, खास तौर पर इस वक्त जो जस्टिस काजी फाइज ईसा मौजूद है उनके खिलाफ कंपेन की है। इस हवाले से एफआईए ने इनको नोटिस जारी किए और 22 तारीख को इनसे कहा गया कि वो आकर वहां पर हाजिर हों। 22 तारीख को असद तूर साहब गए लेकिन इमरान रियाज खान साहब नहीं गए थे, और 22 और 23 तारीख की दरमियानी शब को यानी कि 22 और 23 फरवरी सन 2023 की रात को इमरान रियाज खान को घर पर बहुत सारे लोग गए, डालों में गए और उन्हें उठा लिया गया। इसी तरह उठा लिया गया, इसी तरह का छापा एक हमारे घर पे भी पड़ा था, तो हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इस तरह की अजियत क्या होती है। और जब वो डालों में डालकर उनको यानी कि वीगो गाड़ियों में लेकर जब उनको लेकर जा रहे थे तो उनकी बेगम वगैरह भी उसके पीछे गई थी। एक अफसोसनाक सीन है। ज़ाहिर है मैंने ये भुगता हुआ है और मुझे मालूम है कि उस वक्त आपके घर पर क्या सूरत हाल होती है, मेरी माँ के साथ क्या सूरत हाल थी, मेरी बेगम के साथ क्या सूरत हाल थी, मेरे बच्चों की क्या सूरत हाल थी। तो एक अफसोसनाक सानिया होता है और ज़ाहिर है मुझ पर तो एक गुजरी है, तो मैं इस पूरे वाक्य को और पूरी कैफियत को अपने अंदर एक महसूस कर सकता हूँ कि क्या सिलसिला हुआ था। उसके बाद हुआ ये कि इमरान रियाज खान साहब को लेकर चले गए 22-23 तारीख को, और अगले दिन उनके ऊपर एक केस आयद कर दिया गया। उनके ऊपर ये केस बात ये की हुई थी कि जनाब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की शान में कोई गुस्ताखी की है, इस हवाले से या उनके खिलाफ कोई कंपेन की है, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं जी वो मामला उस तरफ का नहीं है और उन्हें जो है वो किसी और मामले में रख दिया गया। अच्छा, अब हुआ ये कि जब उन्हें किसी और मामले में रख दिया गया और उन्हें अगले दिन उनके ऊपर करप्शन का एक इल्जाम आयद कर दिया गया कि उन्होंने कोई झील है उसमें कोई ठेका लिया था और उस ठेके में उन्होंने कोई करप्शन की है। अच्छा, जब ठेके में उन्होंने करप्शन की है तो उन्हें उस बारे में अरेस्ट कर लिया गया और वो उसमें उन्हें 5 दिन क्या रिमांड दे दिया गया। अच्छा, जब 5 दिन के रिमांड के बाद वो दोबारा अदालत में आए तो उन्हें उसमें जमानत दे दी गई। जैसे ही वो जमानत से बाहर निकले तो उन्हें उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया और वो मुकदमा इनके ऊपर दर्ज कर दिया गया 401 यानी कि जमान पार्क में। उस वक्त जब आपको याद होगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला चल रहा था और जमान पार्क में जो जलाओ घेराव का वाकया हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोगों को नामालूम करार दिया गया था। अच्छा, नामालूम का फायदा ये होता है ना, कोई एफआईआर अगर नामालूम है तो उसमें बाद में आप उस किसी को भी डाल सकते हैं। तो इमरान रियाज खान को उस एफआईआर में डाल दिया गया और फिर उन्हें एक और जुडिशियल रिमांड पर दे दिया गया। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान रियाज खान को इस हवाले से उनकी जमानत 2 लाख रुपए के मचलके पर दे दी है, लेकिन अब ये नहीं मालूम क्योंकि अभी तक वो जेल से, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक उनको जेल से रिहा नहीं किया गया था। अच्छा, ये होता है हमारे यहाँ पर, एक ये आम सी बात है लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है कि जनाब एक मुकदमे से रिहा हो तो दूसरे नामालूम वाले मुकदमे में उसे डाल दिया जाए, तीसरे से रिहा हो तो चौथे वाले नामालूम में डाल दिया जाए, पांचवें वाले से रिहा हो तो छठे वाले में नामालूम से रिहा कर, नामालूम वाला कोई केस हो उसके अंदर डाल दिया जाए। तो हमारे यहाँ पर ये एक बड़ा ही अजीब सी बात है। भाई जनाब, आप कोई भी एफआईआर में किसी नामालूम मामला आपने किसी को डाल दीजिए तो क्या उसके बाद उसका कोई पूछने वाला नहीं होता। दर हकीकत हम सबको मालूम है कि ये सियासी मुकदमात होते हैं, जब आपकी वहां पर एक पॉलिसी मैटर्स होते हैं कि तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठा, छठे के बाद सातवां मुकदमा दर्ज कर दिया था। तो इमरान रियाज खान साहब हो या असद तूर साहब हो या हम जैसे जितने भी लोग होते हैं, आपको मालूम है हमारे साथ मामलात ये होते हैं कि जनाब अगर आपको हुक्मरान को अगर बात पसंद नहीं आती तो हम कुछ नहीं कर सकते, किसी वक्त भी हमारा सर कलम कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जनाब चलिए भाई जनाब ये तो गए। तो अब ना जाने कब तक ये अजाब रहेगा, ये बड़ी अहम बात है कि ये मामला अब कब तक रहेगा और कब तक जाएगा ये भी नहीं मालूम है। लेकिन अब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी चीजें आना शुरू हुई, तो इमरान रियाज खान को तो क्योंकि अब बाकायदा तहरीक इंसाफ ने ओन करना शुरू किया है और तहरीक इंसाफ खुद इमरान रियाज खान के लिए कितनी स्ट्रगल करेगी ये भी एक अलग बहस है। लेकिन ये सारी सूरत हाल इस वक्त आप सबके सामने मौजूद है। अगला, क्योंकि इस वक्त आज जरदारी साहब इंतखाब जीत चुके हैं और जरदारी साहब के इंतखाब के फौरी बाद अब उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए जो वक्त रखा गया है वो 10 तारीख का वक्त रखा गया है और 10 तारीख को यानी कि कल, यानी आज 9 है तो कल 10 तारीख को शाम 4 बजे के करीब उनकी हल्फ बर्दारी होगी। उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में जनाब जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, वो काजी फाइज ईसा साहब उनका हल्फ लेंगे। और 2008 में जब आसिफ अली जरदारी ने बड़े ही तरीके से सबसे पहले
पाकिस्तान खत्ते का नारा लगाया, बेनज़ीर साहिबा के जाने के बाद इलेक्शन जीता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को साथ मिलाया, साथ मिलाने के बाद उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म का मुंतखब करवाया और उसके फौरी बाद जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ साहब को उन्होंने इम्पीचमेंट यानी निकालने की एक धमकी देने के बाद उनसे किस तरीके से इस्तीफ़ा लिया और इस्तीफ़ा लेने के बाद वो खुद मनसब कर बैठे, तो उस वक्त चीफ जस्टिस हुआ करते थे अब्दुल हमीद डोगर साहब। अब्दुल हमीद डोगर ने इनका हल्फ लिया था। आसिफ अली ज़रदारी का कमाल यह है कि जब वो पिछली बार सदर बने तब भी उन्होंने अपनी इन तमाम वो जमातें जिनकी वो दुश्मन गर्दानी जाती थी उन सबको एक साथ बिठाया और बिठाने के बाद न सिर्फ उन्होंने बिठाने के बाद ये हल्फ लिया, बिल्कुल इसी तरीके का गेम इन्होंने इस बार किया। मुस्लिम लीग नून हो, एनकेएम पाकिस्तान जैसी जमात हो, एएनपी हो या फिर नेशनल पार्टी जैसी जमात हो, अब्दुल मालिक साहब ने इन सब लोगों ने आसिफ अली जरदारी को वोट दिया और एक बार फिर इनके साथ जाकर बैठे। तो आसिफ अली जरदारी कमाल के खिलाड़ी हैं और कमाल के खिलाड़ी हैं और जाहिर इस मनसब का सबसे अहम फायदा ये है कि वजीर आजम को तो अब आराम से हटाया जा सकता है, यानी कि वजीर आजम को इस तरीके से आराम से हटाया जा सकता है, बहुत आराम से हटाया जा सकता है कि अगर पीपल्स पार्टी किसी दिन समझती है कि जनाब अब वो और पॉलिसी हट जाती है और नवाज शरीफ साहब से हट जाती है तो एक तहरीक कदम अतमाद लाने की जरूरत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हटा सकती है। लेकिन सदर का वो ओहदा है कि जिसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होगी उनको उस ओहदे से हटाने के लिए तमाम जगहों से, जो इनका इलेक्टोरल बोर्ड है वहां से इलेक्टोरल जो वो पूरा पैटर्न है उसके मुताबिक। और इसलिए आसिफ अली जरदारी अब 5 साल तक तो रहेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की ये इस बात की गारंटी नहीं है कि जनाब वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ही शानदार खेल खेलते हुए न सिर्फ तमाम सियासी जमातों को, बल्कि अगर मैं ये बात कहूं कि मुक्तदरा को भी एक ओहदे के जरिए एक कार्ड खेला है। बहुत सारे लोग इस कार्ड को बहुत हल्का समझ रहे हैं कि जनाब सदर के पास तो वो इख्तियारात ही मौजूद नहीं है कि अब सदर क्या कर सकता है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि इस ओहदे में जान बहुत है। ये ओहदा बहुत सारी समरियों को रोक सकता है, ये एक अलग बात है। और वो कौन सी बड़ी समरियों को रोक सकता है और कौन सी बड़ी अप्रूवल्स को रोक सकता है और कौन सी बड़ी चीजों को कर सकता है, ये आपको अंदाजा नहीं है। ये बड़ा अहम कुर्सी है और आसिफ अली जरदारी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अगर भले लोग ये कहे कि इस वक्त सदर के पास वो इख्तियारात मौजूद नहीं है, लेकिन आसिफ अली जरदारी कच्चा खेल नहीं खेलते, वो एक खिलाड़ी है और उसने खिलाड़ी ने उस तरीके से चीजों को अपने ग्रिप में लिया हुआ है। लोग उस पर इल्जाम आयद करते हैं करप्ट है सब कुछ है, लेकिन आप ये देखिए कि बिल आखिर उसने, चाहे हम उसे करप्ट कहें कुछ भी कहते रहे, लेकिन उसने शातिर तरीके से चालाकी के जरिए शातिर बनने के जरिए इस ओहदे तक दोबारा हासिल कर लिया। ये उसका फन है और जाहिर है अब हम उसे लाख बुरा कहते रहे, लेकिन उसने ये फन के जरिए यहाँ सबको बिठाकर, चाहे किसी को पैसे दिए हों, चाहे किसी को कुछ भी दिए हो, किसी को मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए हों, किसी को थोड़ा सा डराया धमकाया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन जरदारी ने ये कमाल फन के जरिए ये दोबारा से ये ओहदा हासिल कर लिया और अब वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। खैर सियासत का सिलसिला जारी रहेगा। चंद बड़ी खबरें भी थी लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इन खबरों को हम बाद में रखते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनीस मंसूरी को अभी के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।